तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, एंड द आंसर इज 2nd Feb। हाँ जी। हर साल 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और भी बहुत कुछ। तो कल मैंने आपको थोड़े आसान शब्दों में बताया था कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, कि वो लैंड जो वेट है, जो गीली है, वो होती है वेटलैंड। पर आइए अब जानते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में। तो wetlands are areas where water is the primary factor controlling the environment and the associated plant and animal life। ठीक है। wetlands में जो है water एक major role play करता है। They occur where the water table is at or near the surface of the land or where the land is covered by water। तो water जो होता है वो इतना deep नहीं होता है। ठीक है। आप बोलेंगे कि surface के थोड़ा ऊपर है ना, इतना गहरा पानी नहीं होता है, हल्का गहरा, तो वो होते हैं वेटलैंड्स। तो अगर हम इसकी एक कंसाइज वे में डेफिनेशन देखें तो वो है लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स वेयर द वाटर टेबल इज यूजुअली एट और नियर द सर्फेस और द लैंड इज कवर्ड बाय शैलो वाटर। ठीक है। वो लैंड जो ट्रांजिशन कर रही है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में। ठीक है। लाइक आप सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल ले सकते हो बीच का। बीच में क्या हो रहा है कि समुंदर से जो है वो लैंड कहाँ एक इमर्ज हो रही है ना। बीच ऐसे होता है, बीच है फिर समुद्र शुरू हो रहा है, तो ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हैं। समुद्र जहाँ पे शुरू होता है बीच पे आप देखेंगे थोड़ा सा शैलो वाटर होता है ना, तो वो भी एक एग्जांपल है, वो भी एक टाइप है। अब आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं वेटलैंड्स। तो पहला हमारा आ गया कोस्टल वेटलैंड, जो हमने बात की। कोस्टल वेटलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन लैंड एंड ओपन सी दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवर्स such as shorelines, beaches, mangroves and coral reefs। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गई। अब आइए बात करते हैं दूसरी टाइप की, दैट इज शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। These wetlands are areas of permanent or semi-permanent water with little flow. They include vernal ponds, spring pools, salt lakes and volcanic crater lakes। तो अगली टाइप है हमारे पास marshes। These are periodically saturated, flooded or ponded with water and characterized by herbaceous vegetation adapted to wet soil conditions. Marshes are further characterized as tidal marshes and non-tidal marshes। तो अगली टाइप है हमारे पास swamps। These are fed primarily by surface water inputs and are dominated by trees and shrubs। Swamps occur in either freshwater or saltwater floodplains। अगली टाइप है हमारे पास bogs। Bogs are waterlogged peatlands in old lake basins or depressions in the landscape। Almost all water in bogs comes from rainfall। तो अगली टाइप है हमारे पास estuaries। The area where rivers meet the sea and water changes from fresh to salt can offer an extremely rich mix of biodiversity। These wetlands include deltas, tidal mudflats and salt marshes। तो ये थी हमारी वेटलैंड्स की कुछ टाइप्स, और इन वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक कन्वेंशन भी है और उसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये क्या है, आइए जानते हैं। सो अ रामसर साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। जो रामसर साइट्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में अभी फिलहाल 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है। रामसर साइट्स क्या हुई, जो रामसर कन्वेंशन के अंडर इंक्लूडेड हैं। ठीक है। विच इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ही बोलते हैं। एंड इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 1971। ठीक है। एंड नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान। ये जो रामसर है ये ईरान में एक शहर है और वहां पर ये जो कन्वेंशन साइन हुआ था इसीलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। ठीक है। Where the convention was signed that year। 1971 में ये जो कन्वेंशन है वो ईरान के शहर रामसर में साइन हुआ था। रामसर recognition is the identification of wetlands around the world which are of international importance especially if they provide habitat to waterfowl। waterfowl जो है इसमें 180 species of birds आती हैं। ठीक है। अगर ये birds की species को एक तरीके से habitat मिलता है, ठीक है, तो वो सारी साइट्स जो हैं वो रामसर साइट का पार्ट बन जाती हैं। अपने इंडिया में 75 वेटलैंड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, और सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल में वो इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है।
और रामसर साइट में अगर किसी लैंड को इंक्लूड करना है, किसी एरिया को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए 9 क्राइटेरियाज दिए गए हैं। उन 9 में से अगर एक भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो वो जो लैंड है, वो एरिया है, वो रामसर साइट का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम 9 के 9 जो अपने क्राइटेरियाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास, इफ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव, रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द एप्रोप्रिएट बायोग्राफिक रीजन। ठीक है। सेकंड है हमारे पास, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। Third criteria is if it supports populations of plant or animal species important for maintaining the biological diversity of a particular biographic region. Fourth criteria is if it supports plant or animal species at a critical stage in their life cycles or provides refuge during adverse conditions. Fifth criteria is if it regularly supports 20,000 or more water birds. Sixth criteria is if it regularly supports 1% of the individuals in a population of one species or subspecies of water birds. Seventh criteria is if it supports a significant proportion of indigenous fish subspecies, species or families, life history stages, species interactions or populations that are representative of wetland benefits or values and thereby contributes to global biological diversity. Eighth criteria is if it is an important source of food for fishes, spawning ground, nursery, or migration path on which fish stocks, either within the wetland or elsewhere, depend. Ninth and the last criteria is if it regularly supports 1% of the individuals in a population of one species or subspecies of wetland dependent non-avian animal species. अगर इन 9 क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो तब जाकर वो एरिया जो है वो रामसर साइट का हिस्सा बन सकता है। अगर हम बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि रामसर साइट के अंदर इंक्लूड होने के बाद क्या हो जाएगा, तो रामसर साइट का एक बेनिफिट जो है वो है कि रामसर टैग हेल्प्स डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स which are important for the conservation of global biological diversity and for sustaining human life through the maintenance of their ecosystem components, processes and benefits. Sites are protected under strict guidelines of the convention. तो अगर कोई भी साइट इस रामसर साइट का पार्ट बनती है तो उसकी कंजर्वेशन थोड़ी इजी हो जाती है, यही इसका बेनिफिट है। और ये है लिस्ट उन 75 वेटलैंड्स की जो इंडिया में रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।